स्टूडेंट वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, उसके बाद स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट विस्थापन अभिक्रिया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं या फिर कहे तो छीन लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर स्टूडेंट इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो काफ़ी बेहतर हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए उससे पहले मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व क्या होते हैं। तो अधिक क्रियाशील तत्व वे तत्व होते हैं स्टूडेंट जो कि अभिक्रिया को बहुत ही जल्दी संपन्न कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं कम क्रियाशील तत्व की अपेक्षा में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने एक चार्ट लेकर आया है जिसको स्टूडेंट आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो चार्ट स्टूडेंट ऊपर जो है, ऊपर से जो मैंने तत्व लिखे हैं, ऊपर जितने भी सारे तत्व लिखे हैं स्टूडेंट, ये अधिक क्रियाशील तत्व हैं और जो नीचे हैं ये कम क्रियाशील तत्व हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम जो है स्टूडेंट सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, उससे थोड़ा सा कम सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यानी कि स्टूडेंट ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है और नीचे सबसे कम। यानी कि ऊपर से जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं तत्वों की क्रियाशीलता में कमी होती जा रही है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील तत्व गोल्ड है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ऊपर से अगर हम लोग नीचे आ रहे हैं तो क्रियाशीलता में कमी हो रही है। जैसे स्टूडेंट आप लोग समझिए क्रियाशीलता होती क्या है। जैसे स्टूडेंट मुझे चाहिए 2 ओवर में 12 रन, ठीक है, बनाना है 2 ओवर में 12 रन और मैं चाहता हूं कि 1 ओवर पहले ही गेम खत्म हो जाए। तो बताइए मैं गेंदबाज को बैटिंग करने के लिए भेजूंगा या फिर सबसे बेहतर बल्लेबाज को जो कि 1 ओवर पहले ही मैच को ख़त्म कर दें। तो 1 ओवर पहले जो मैच को ख़त्म करेगा वही हम लोग का सबसे अच्छा बैट्समैन होगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं स्टूडेंट, वो जब किसी यौगिक के साथ क्रिया करते हैं तो बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, अभिक्रिया को संपन्न कर देते हैं, इसलिए इन्हें अधिक क्रियाशील तत्व बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे स्टूडेंट की विस्थापन अभिक्रिया को हम लोगों ने देखा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग स्टूडेंट समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट जिंक ले लेता हूँ और जिंक की अभिक्रिया स्टूडेंट में कापर सल्फेट के साथ कराता हूँ, कापर सल्फेट के साथ कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान समझिएगा कि जिंक की अभिक्रिया में कापर सल्फेट के साथ करा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट जिंक सल्फेट बनेगा और कापर इससे अलग हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, कापर क्यों अलग हो गया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो जिंक था वो कापर से अधिक क्रियाशील तत्व था। कापर से क्या था, अधिक क्रियाशील तत्व था, जिसके कारण जिंक ने इसे प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि कापर को हटाकर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लिया। और यहाँ पे देखिए जैसे ही कापर हटा जिंक इसके साथ जुड़ गया और यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया और कापर क्या हो गया, अलग हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टूडेंट, जब जिंक की अभिक्रिया हम लोगों ने किसके साथ कराई स्टूडेंट, कापर सल्फेट के साथ कराई। किसके साथ, कापर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनकर तैयार हुआ, जिंक सल्फेट और क्या हुआ, यहाँ पे कापर अलग हो गया। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट कि जब हम लोगों ने जिंक की अभिक्रिया कापर सल्फेट के साथ कराई तो जिंक जो कि अधिक क्रियाशील तत्व है कापर की अपेक्षा,
तो इसने क्या किया कि जिंक ने कॉपर को हटाकर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लिया और जिंक सल्फेट बना लिया और यहाँ पे कॉपर अलग हो गया। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाया भी था स्टूडेंट। तो देखिए जिंक कहाँ है, तो जिंक यहाँ पे है स्टूडेंट, और कॉपर कहाँ पे है, तो कॉपर यहाँ पे है। तो मैंने बोला कि जो ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, जो नीचे होगा वो कम क्रियाशील तत्व होगा। तो जिंक जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, जिसके कारण जिंक ने कॉपर को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया और जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग चलिए स्टूडेंट देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण उनके यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी कि स्टूडेंट ऐसी अभिक्रिया जिसमें जब उत्पाद का निर्माण हो तो उनके जो अभिकारक होते हैं उनके अभिकारकों के आदान प्रदान से हो। अब कैसे, ऊपर जैसे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है, तो इधर वाला जो होता है यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं तत्व, यानी जो यौगिक भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसको अभिकारक बोला जाता है। जैसे यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो यहाँ पे ये जो जिंक और कॉपर सल्फेट हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये क्या है, अभिकारक है। तो चलिए मैं जैसे एग्जाम्पल बताऊँगा आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे स्टूडेंट मैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले रहा हूँ और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया स्टूडेंट में सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर दे रहा हूँ। किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे बनकर तैयार होगा सिल्वर क्लोराइड और इसके साथ सोडियम नाइट्रेट बनकर तैयार होगा। क्या स्टूडेंट बनकर तैयार होगा, सोडियम नाइट्रेट बनकर तैयार होगा। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट कि इस अभिक्रिया में कैसे आयनों का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं इन सभी का नाम लिख दूँ, तो इसे हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसे हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट सिल्वर नाइट्रेट। और ये जो बनकर तैयार हुआ इसे स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसे बोलेंगे हम लोग सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब इस अभिक्रिया में स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो हमेशा धन आयन और ऋण आयन के रूप में ही मिलते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट मुझे पता है कि क्लोरीन माइनस का होता है तो सोडियम ऑटोमेटिक प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट आयन ही आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रेट जो है वो माइनस का होता है और Ag यानी जो सिल्वर है वो प्लस का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने जैसा कि बोला कि इनमें आयनों का आदान प्रदान होगा। तो देखिए आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ, इधर का जो प्लस वाला स्टूडेंट, ये जो यानी सोडियम है, इसके माइनस वाले के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसमें का सोडियम क्लोराइड में का सोडियम इधर सिल्वर नाइट्रेट में के माइनस के साथ जुड़ गया। अब इधर का जो क्लोरीन है ये सिल्वर के साथ इधर जुड़ जाएगा, यानी कि ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इस सोडियम क्लोराइड में से बात करें तो जो सोडियम क्लोराइड था इसमें से सोडियम किधर भागा, माइनस की तरफ। तो इसमें का जो प्लस था यह भी किधर भागा, अपने माइनस की तरफ। तो इसमें क्या हुआ, इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया बनकर तैयार होती है स्टूडेंट, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।